आज एक छोटा सा स्टैंडर्ड करते हैं, बड़ा इजी है। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता आमतौर पे, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो इसमें ज्यादा देता है एग्जामिनर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन में कहता है कि लैंड एंड held by entity for capital appreciation। माइक प्लीज ऑफ रखिएगा, माइक सारे ऑफ रखिएगा। बदर नईम आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड बाय एंटिटी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर रेंटल पर्पसेस और बोथ। देखिए पहली चीज तो ये याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो ये डेफिनेशन आ रही है, इस डेफिनेशन के तीन पार्ट्स हैं। नंबर वन, हेल्ड बाय एंटिटी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। व्हाट इज कैपिटल एप्रिसिएशन? कि अगर आपने लैंड या बिल्डिंग खरीदी है या बोथ, अच्छा ये भी स्टैंडर्ड में वर्ड है, लैंड और बिल्डिंग एंड बोथ, चाहे वो लैंड हो या बिल्डिंग हो या दोनों हो। ठीक है, अगर आपने इसलिए एक्वायर की है कि आप कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम इसको बेच देंगे, दिस इज नॉन एज कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है। दूसरा, फॉर रेंटल पर्पसेस, कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी, लैंड और बिल्डिंग खरीदी इस पर्पस के लिए कि इसको आप रेंट पर देंगे आप। जैसे अक्सर एक प्लाजा आप बाय कर लेते हैं और उस प्लाजा को आप यूज करते हैं, उसमें ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, तो वो आगे रेंट पर दे देते हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फॉल करेगा। और बोथ, यानी कई दफा ऐसा भी होता है उसी में अपना ऑफिस भी बनाया होता है और उसी में आगे रेंटल पर्पसेस के लिए भी यूज कर रहे हैं या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं, तो बोथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को लैंड, इस लैंड और बिल्डिंग को हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन हर वो लैंड और बिल्डिंग जो इस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं होगी, उसको याद रखिएगा कि हम उसको IS 16 में ही ट्रीट करेंगे। मतलब लैंड और बिल्डिंग आपने खरीदी है इस पर्पस के लिए कि आप इसको बिजनेस में यूज करेंगे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस या फैक्ट्री बिल्डिंग बनाएंगे, उस किस्म की लैंड और बिल्डिंग जो है वो आपकी याद रखिएगा कि कभी भी इसमें फॉल नहीं करेगी। ठीक है, वो हमारी फॉल करेगी IS 16। यहाँ सिर्फ वो लैंड और बिल्डिंग है जो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, रेंटल पर्पसेस के लिए है या दोनों के लिए है। ठीक है, उसको हम लैंड और बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर इस एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, अभी कनेक्ट हुए, काइंडली बता देंगे कौन से टॉपिक कर रहे हैं हम लोग। जी जी, मैं दोबारा बोल देता हूँ, कोई मसला नहीं। देखिए इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं IS 40, एक छोटा सा स्टैंडर्ड है। मैंने स्टार्ट में भी बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जामिनर की जो अप्रोच है इस पे लॉन्ग क्वेश्चन की नहीं है, और इसमें आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन बनता भी नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन ए है। ठीक है, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ लैंड एंड बिल्डिंग, but this land and building is purchased या held by entity for the purpose of capital appreciation, means जब लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो हम इसको सेल कर देंगे। अब जैसे हमने एक लैंड और बिल्डिंग खरीद के रख ली और फ्यूचर के अंदर अगर कीमत बढ़ेगी तो हम इसको बेच देंगे, दिस इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। या अगर हमने कोई प्लाजा खरीदा और उसको रेंट पर लगा दिया, उसके मुख्तलिफ शॉप्स, उसके अपार्टमेंट्स वगैरह, उसके फ्लैट्स जो है वो अगर रेंट पे दे दी है, तो वो भी आपकी जो बिल्डिंग है वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। और बोथ का मतलब क्या है कि दोनों ही पर्पस फुलफिल हो रहे हो, यानी आपने बिल्डिंग को खरीदा और आपने कहा कि इस वक्त रेंटल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी तो हम इसको सेल भी कर देंगे, दिस इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन ये भी मैंने कहा कि अगर लैंड और बिल्डिंग इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए खरीदी है तो वो IS 16 में ही फॉल करेगी। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हवाले से एक चीज जेन में रखिएगा, यहां पर
एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये IS2 में फॉल हो सकती है, ये क्वेश्चन आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ठीक है, यानी कैन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग बी ट्रीटेड एज IS2, बिकॉज यहां पर इंटेंशन सेल नजर आती है, किस तरह की अगर कीमत बढ़ेगी तो मैं बेच दूंगा, तो ये हेल्ड फॉर सेल भी नजर आती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टैंडर्ड करते कहता है नो। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज हियर कैपिटल एप्रिसिएशन is not short term, rather it is long term। यानी आपने जो यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग अगर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए बाय की है तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बाय की, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए बाय की है, इसलिए ये IS2 में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जी ये IS16 में हम क्यों नहीं लेते, वाई। IS16 का भी तो लैंड और बिल्डिंग IS16 में भी आती है, लेकिन इस लैंड और बिल्डिंग को जो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए है या रेंटल पर्पसेस के लिए या दोनों के लिए, इसको IS16 में हम क्यों नहीं लेते, इसकी रीजन क्या है, बिकॉज अगर आप गौर से देखें तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए है। आपने अगर मैंने ये कहा कि जी मेरे पास एक्स्ट्रा रकम है तो तभी मैं खरीदूंगा ना बिजनेस में, यानी बिजनेस में जब सरप्लस फंड क्रिएट होते हैं, आप कहते हैं जी कि मैं इससे लैंड और बिल्डिंग खरीद लेता हूं ताकि फ्यूचर में जब कीमत बढ़ेगी और जब मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है तो मैं इसको सेल करके अच्छी खासी रकम गैदर कर सकता हूं। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। और अगर मैं कहता हूं रेंटल पर्पसेस के लिए है तो ये तो प्रॉपर बिजनेस हो गया, एक नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया। उस पर बिजनेस का काम ही यही है कि वो बिल्डिंग्स खरीदता है और रेंट पे देता है, तो और वहां से वो अपना प्रॉफिट अर्न करता है। तो इसलिए याद रखिएगा, बिकॉज इसके रीजन हम सिंपल ये कहते हैं, बिकॉज इट इज बॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस और स्पेसिफिक बिजनेस, या स्पेसिफिक बिजनेस, और स्पेसिफिक बिजनेस कहां अप्लाई होगा, इफ रेंटल पर्पसेस के लिए यूज हो, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं, इस वजह से हम इसको IS40 में बाकायदा ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इससे आगे भी हिस्से में जाऊंगा तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हवाले से याद रखेंगे इसके दो मॉडल डिस्कस किए हैं स्टैंडर्ड ने। फर्स्ट मॉडल इज नॉन एज कॉस्ट मॉडल विच इज सिमिलर टू द कॉस्ट मॉडल as discussed in IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी सेम उसी तरह आपने ट्रीट करना है कि एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट historical cost less depreciation, accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Number 2 is the fair value method, but here keep in mind that it is not similar to revaluation model as discussed in IS16। ये सिमिलर नहीं है, इसमें और उसमें फर्क है। अब क्या डिफरेंस है, मैं जरा एक टेबल की फॉर्म में नीचे आपको शो करता हूं, डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका, रीवैल्यूएशन मॉडल IS16 वाला वर्सेस सेकंड फेयर वैल्यू मॉडल जो अभी हम पढ़ रहे हैं IS40 में। इसमें डिफरेंसेस क्या है, तो हम दो कॉलम बना लेते हैं यहां पर IS16 का रूल भी देख लेते हैं और IS40 का। दो मेन डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, यानी जब आप फेयर वैल्यू गेन या लॉस आता है, चले गेन की डिस्कशन कर लेते हैं। अगर फेयर वैल्यू गेन आता है तो IS16 हमें एक पूरा रूल बताता है, ठीक है, कि गेन को हम क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस को, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें IS40 की, तो याद रखिएगा फेयर वैल्यू गेन को हम फेयर वैल्यू गेन का ही नाम देते हैं,
ठीक है, जो भी इसका गेन आएगा उसको फेयर वैल्यू गेन का ही नाम देंगे। सेकंड, अगर हमारा फेयर वैल्यू लॉस आ जाता है, यानी जहां पे हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन मॉडल में कि अगर हमने फेयर वैल्यू कम है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो वो लॉस है, और लॉस जो है हमने पढ़ा था दिस इज नॉन एज रिवैल्यूएशन लॉस, वो पूरा रूल पढ़ा था, या एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस को, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो तो रूल है इसलिए मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा। IAS 40 में ये फेयर वैल्यू लॉस कहलाएगा। अच्छा, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था? अकाउंटिंग में हम क्या करते थे, फेयर वैल्यू। सर जी जी। सर वो गेन में एडजस्ट नहीं होगा या सिर्फ सर फेयर वैल्यू लॉस में चला जाएगा सब कुछ? नहीं नहीं, नहीं, यहाँ IAS 40 की बात कर रहे हो 16 की? ये 40 की सर। नहीं नहीं, 40 का तो अभी मैं बता रहा हूँ ना, 40 का बता, अभी तो मैं सिर्फ वर्ड लिखा फेयर वैल्यू गेन और फेयर वैल्यू लॉस, राइट? ठीक है सर। ठीक है, वो तो अभी मैं बताने लगा हूँ। ये अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में हम यानी सरप्लस को कैसे ट्रीट करते थे, गेन को, चले गेन और लॉस दोनों को। IAS 16 के मुताबिक गेन जो है वो OCI को ट्रांसफर होता था, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम को, या अगर वो लॉस ज्यादा है तो बाकी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। ये याद है ना आप लोगों को? ठीक है, याद रखिएगा IAS 40 में चाहे फेयर वैल्यू गेन आए या फेयर वैल्यू लॉस आए, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम से। ठीक है जी, ये समझ आ गई? दोनों में फर्क नजर आ गया यहाँ पे? यस सर। नंबर 4, अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। जब भी फेयर वैल्यू मेथड लगाते हैं IAS 16 में, जिसको रिवैल्यूएशन मॉडल कहते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन हर साल किस अमाउंट पे होती है? डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू, यानी जब भी नई फेयर वैल्यू लेंगे, अब डेप्रिसिएशन उस फेयर वैल्यू पर होगी, अब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज नहीं होगी। ठीक है, IAS 40 में नो डेप्रिसिएशन, ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा फर्क है। जब हम IAS 40 अप्लाई कर रहे हैं तो अब यहां से अगर मैं आपको समझाऊं, सिंपल सा लॉजिक है, अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल आप यूज कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गेन आए या फेयर वैल्यू लॉस आए, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होंगे, और उसके बाद एसेट डेप्रिसिएट नहीं होगा। समझ आ गई मेरी बात? यानी ये इस वजह से, क्योंकि ये एक नेचर ऑफ बिजनेस कैपिटल एप्रिसिएशन है, तो फिर इसमें डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। हम सिंपल फेयर वैल्यू गेन और लॉस जो है वो कैलकुलेट करते जाएंगे एट ईच ईयर एंड। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं अब इसका रूल। हम कहते हैं एट ईच ईयर एंड लैंड एंड बिल्डिंग shall be remeasured at fair value। हर साल के एंड पे हम लैंड और बिल्डिंग को फेयर वैल्यू पर रीमेजर करेंगे। एनी फेयर वैल्यू गेन और लॉस shall be transferred to प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। सब्सिक्वेंटली नो डेप्रिसिएशन shall be recorded। बहुत बड़ा फर्क है रीवैल्यूएशन मॉडल में और फेयर वैल्यू मॉडल में, किसी किस्म की कोई डेप्रिसिएशन इस पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन इससे ऊपर पढ़िएगा, कॉस्ट मॉडल में हमने क्या लिखा था, सिमिलर टू द कॉस्ट मॉडल एज डिस्कस्ड इन IAS 16। यानी जब कॉस्ट मॉडल होगा, asset land and building shall be recognized at historical cost and it shall be depreciated, उसको हम depreciate भी करेंगे IAS 16 के मुताबिक, इसमें कोई फर्क नहीं है कॉस्ट मॉडल में। लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल में इसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, नॉट सिमिलर टू रिवैल्यूएशन मॉडल, जो मैंने आपके सामने ये हाईलाइट की है, इसको मैं रेड कर देता हूं ताकि आपको प्रोमिनेंट नजर आए। ये IAS 40 का हमारा रूल है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गई बात? इसमें कोई क्वेश्चन पूछना? सर फेयर वैल्यू के बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं करेंगे जब हम लोग ये फेयर वैल्यू का काम करेंगे इसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ठीक है फेयर बस। ठीक है, कोई डेप्रिसिएशन उसके बाद रिकॉर्ड नहीं होगी। हाँ, उससे पहले चूंकि कॉस्ट मॉडल था तो हो रही है, जैसे ही आपने फेयर वैल्यू मॉडल चूज कर लिया उस पर, अब आप याद रखिएगा मजीद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब अकाउंटिंग एंट्री में आते हैं। एंट्रीज,
दो सिचुएशन हमें नजर आई, एक तो है व्हेन फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स कैरिंग वैल्यू, यानी मीन इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो वेयर फेयर वैल्यू गेन अराइजेस, जहां फेयर वैल्यू गेन अराइज होता है, तब हम एंट्री क्या करेंगे। देखें, यकीनी बात है फेयर वैल्यू गेन इन अराइज हो रहा है और फेयर वैल्यू जो है वो ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो मैंने फेयर वैल्यू मॉडल चूज किया हुआ है। तो एसेट को जब फेयर वैल्यू पे लाऊंगा तो बताइए एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, टेल मी। बढ़ेगी, तो बढ़ेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। बढ़ेगी। करेगा, एंड इंक्रीज इन एसेट वुड बी, गेन। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करना। नहीं मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन कर रहा हूं कि इंक्रीज इन एसेट वुड डेबिट डेबिट और क्रेडिट, डेबिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट। तो हम डेबिट करेंगे, डेबिट डेबिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसे करेंगे, देखें हमने क्या पढ़ा है कि अगर गेन आएगा तो गेन हमने लेके जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में। इस हेड को कहते हैं फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये पूरा हेड होता है हमारा फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है जी। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हेन फेयर वैल्यू इज लेस देन इट्स कैरिंग वैल्यू, ये कहां होगी जी, जहां इस सिचुएशन में क्या होगा, फेयर वैल्यू लॉस अराइज होगा। उस सूरत में जब आपकी फेयर वैल्यू कम है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, तो कैरिंग अमाउंट एसेट को मैं कम करूंगा, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट जो है वो डेबिट नहीं होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, और लॉस जो है वो हमेशा डेबिट होता है, तो हम फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करेंगे और इसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। ये दो एंट्रीज होती हैं एट ईच ईयर एंड, जब आप फेयर वैल्यू मॉडल चूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब आइएगा इसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, जितना हिस्सा पड़ा है इसका एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, ये मैं सारी डिस्कशन कर रहा हूं आपकी फेयर वैल्यू मॉडल, क्योंकि कॉस्ट मॉडल हमने डिस्कस किया सिमिलर टू एस ऑफ IAS 16, देयर विल बी नो डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस आएगा फेयर वैल्यू मेथड में। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में क्या चीज आएगी, सिर्फ एक चीज आएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आनी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। हम सिर्फ लिखेंगे फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू लॉस ऑन रीमेजरमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जी। दूसरी चीज, अगर मैं एक्सट्रैक्ट डिस्कस करूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, तो फाइनेंशियल पोजीशन में हम मेन हेडिंग देते हैं एसेट्स की। एसेट्स में हमारे पास दूसरी हेडिंग होती है नॉन करंट एसेट्स। सर जी जी। सर ये जो फेयर वैल्यू गेन और लॉस दोनों हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। जी, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। ओके। ठीक है। अब नॉन करंट एसेट की हेडिंग आती है, इसमें हमने पढ़ा था मुख्तलिफ हेडिंग होती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी होती है। ठीक है, यहां पर आपने उसको बाकायदा शो करना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेपरेट हेड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेपरेट हेड होगा IAS 16 वाला, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारा सेपरेट हेड होगा जिसको हम शो करेंगे। और यहां पर यकीनन जो वैल्यू आ रही होगी वो फेयर वैल्यू होगी, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल में आपने हर साल के एंड पर उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है और उसके बाद डेप्रिसिएट ही नहीं होना। तो इसका मतलब दैट अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू। जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उस साल की जो फेयर वैल्यू होगी उसके एग्जैक्टली 100% ये इक्वल आएगी। ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीजें डिस्कस करने वाली हैं। खास तौर पे मैं आपके ये सामने बुक लाता हूं आपकी, और यहां से एक दो पॉइंट आपके साथ लाजमन डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये उसने कुछ आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं।
वो लिखते हैं जी लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन रादर देन शॉर्ट टर्म सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसमें फर्क क्या है? अगर मैं कोई लैंड और बिल्डिंग इसलिए खरीदता हूं कि मैं इसको बेच दूंगा, प्रॉफिट पे ही बेचूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म, जो जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स कर रहे होते हैं, ये याद रखिएगा कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये IS 2 में फॉल करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक्वायर किया कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, आप गौर यहां से देख सकते हो, मैंने यहां वर्ड लिखा भी था, नो बिकॉज हियर कैपिटल एप्रिसिएशन इज नॉट शॉर्ट टर्म रादर इट इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो अगर तो ये शॉर्ट टर्म होती तो फिर ये IS 40 में फॉल ना कर रही होती, ये IS 2 में फॉल करती, ये लॉन्ग टर्म होने की वजह से IS 40 में फॉल करेगी, ठीक है। दूसरा वो लिख रहा है लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमिन्ड वैल्यू if an entity has not determined that it will use the land as owner occupied or for short term sale in ordinary course of business। यानी अगर आपने कोई लैंड खरीदी है और उसका फ्यूचर का यूज अभी आपने अनडिटरमिन्ड है, यानी अभी आपने ये फैसला नहीं किया कि फ्यूचर में इस बिल्डिंग को क्या बेचेंगे या इसको, इस लैंड को अपने पास रखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फॉल करेगी, ठीक है। थर्ड, property is that is being constructed or developed for future use as investment property। अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो इस पर्पस के लिए कि हमने इसको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर यूज करना है, वो भी IS 40 में फॉल करेगी, ठीक है। ये तीन चीजें बड़ी अहम है। खैर नोट तो वही है जो अभी हमने डिस्कस की। अच्छा, अब आ जाए पार्टली ऑक्युपाइड बिल्डिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, पार्टली ऑक्युपाइड बिल्डिंग। बाज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो कि आप अपने पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं। अगर मैं इस बिल्डिंग को अपने खुद ऑफिस पर्पसेस के लिए यूज कर रहा हूं तो वो तो IS 16 में फॉल करेगी, और अगर मैंने उसको कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल पर्पसेस के लिए रखा हुआ है तो वो डेफिनेटली IS 40 में फॉल करेगी, ठीक है जी। तो यहां पर अब सिंपली क्या करना है, पार्टली ऑक्युपाइड बिल्डिंग इज अ बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एज वेल एज फॉर रेंटल पर्पसेस। यानी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा, अब सारी बिल्डिंग तो हम यूज नहीं कर रहे, लाइक हम 40% बिल्डिंग हमारा ऑफिस है और 60% खाली है, हमने किसी और को रेंट किया। ये बहुत ज्यादा, अगर आप इस्लामाबाद में भी देखें तो कई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अपनी बिल्डिंग बनाई हुई है उन्होंने, और अपना ऑफिस 2-3 फ्लोर पर अपना है और 2-3-4 फ्लोर जो है वो रेंट पे दिए हुए हैं। तो इस तरह भी होता है, इसको कहते हैं पार्टली ऑक्युपाइड बिल्डिंग। अब ये याद रखना है कि ये दोनों में फॉल कर रहा है, IS 16 में भी और IS 40 में भी। तो आप इसमें आप कैसे डील करोगे कि आप इसका पोर्शन कैलकुलेट करोगे कि कितने परसेंट पोर्शन ऐसा है बिल्डिंग का जो IS 40 में फॉल करता है और कितने परसेंट ऐसा है जो आपका IS 16 में फॉल करता है, और उसी रेशियो के मुताबिक आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? अब इसकी वर्डिंग भी पढ़ देता हूं। An entity might use part of property for production or supply of goods or services or for administrative purposes and hold another part of the same building to earn rental or for capital appreciation. In other words, part of the property might be owner occupied or part held as an investment. The two parts are accounted for separately if they could be sold separately or leased out separately under a finance लीज। अब यहां ये बड़ा जरूरी है कि उसने एक लाइन यूज की कि अगर ये दोनों बिल्डिंग है तो अगर तो ये दोनों सेपरेट की जा सकती हैं तो आप इन दोनों को अलग ट्रीट करोगे, यानी शैल बी ट्रीटेड सेपरेटली। इफ एंड ओनली इफ, ये मैं लिख देता हूं, इफ एंड ओनली इफ बोथ पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग कैन बी सेपरेटेड। जैसे एक बिल्डिंग है उसके पूरे पूरे फ्लोर होते हैं ना, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं कि 3 फ्लोर एक के पास हैं और 3 फ्लोर
रेंट पे दिया हुआ है, तो इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। वो कहता है कि इफ दिस इज नॉट द केस, प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओनली इफ एन इनसिग्निफिकेंट पोर्शन इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ठीक है, अब यहां पर सिंपल सी बात है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर तो ज्यादा हिस्सा बिल्डिंग का, मेजर पार्ट ऑफ बिल्डिंग रेंट पे दिया हुआ है, जैसे 10% आपने अपना ऑफिस बनाया, 90% रेंट पे दिया हुआ है, फिर सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, फिर ये सारी की सारी बिल्डिंग IS 40 में फॉल करेगी। जैसे अक्सर प्लाजा में जाएं तो प्लाजा के अंदर क्या होता है कि एक जो हाफ फ्लोर है, इस तरह कह लें कि वो ऑफिस बनाया हुआ है, बाकी सारा रेंट पे दिया हुआ है, और वही रेंट कलेक्शन के लिए सारा ऑफिस नीचे बना हुआ है। उसी बिल्डिंग में आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, रेंटल पर्पसेस के लिए भी। लेकिन इस बिल्डिंग का अगर देखें तो मोर देन 90% शेयर जो है वो आपका रेंटल पर्पसेस के लिए है। इस वजह से हम उसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे, सेपरेटली ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसमें IS 16 की बजाय IS 40 अप्लाई करेंगे। ये भी मैं वर्डिंग लिख देता हूं अपने वर्ड्स में, इसको याद रखना है। वो कहता है जी, इफ major portion of building, और ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, which is material is for rental purposes, then whole building shall be treated under IS 40, that is investment property। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन वो बना सकता है एग्जामिनर, इस पे आराम से क्वेश्चन बना सकता है पार्टली ऑक्युपाइड बिल्डिंग के हवाले से। ठीक है जी। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। अब रिकॉग्निशन में आइएगा, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वही है जो IS 16 का है कि कब रिकॉग्नाइज होगा, वही दो क्राइटेरिया। नंबर 1, एसेट वाज हेल्ड, बल्कि इसको द एसेट फुलफिल डेफिनेशन ऑफ IS 40। Number 2, it is probable that future economic benefits shall inflow to the entity. Or number 3, its cost can be measured reliably। ये तीन क्राइटेरिया दो ही हैं, लेकिन तीसरा वो डेफिनेशन वाला है, ये हम हर जगह ऐड करते हैं। बेसिकली ये जो दो क्राइटेरिया आपको दिए होते हैं, ये बेसिकली IS 1 के, तो हम जिस स्टैंडर्ड से टच करते हैं तो उसकी डेफिनेशन का भी क्राइटेरिया उसके अंदर हम इजीली ऐड कर देते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट सेम IS 16 के मुताबिक। इनिशियल मेजरमेंट में हम क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी मेजर्ड एट कॉस्ट। और ये कॉस्ट जो है, ऑब्वियसली अगर मैं कोई बिल्डिंग खरीदता हूं तो वो फेयर वैल्यू भी है असल में। अगर देखा जाए तो वो फेयर वैल्यू, आज की मार्केट वैल्यू पे ही मैं बाय करूंगा ना, कॉस्ट, लेकिन हम इसको कॉस्ट कहते हैं। और कॉस्ट का भी आप पढ़ चुके हो IS 16 में। अगर कोई भी आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो बिल्डिंग पे जो लीगल फी पे करोगे, जो कमीशन पे करोगे एजेंट को, वो भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में ऐड होगी। ठीक है, तो वो आपका उसी पे रिकॉर्ड होगा। सब्सिक्वेंटली अगर मैं बात करूं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट investment property subsequently entity can recognize
measure investment property at cost और fair value, जिसकी अभी मैंने ऊपर आपसे डिस्कशन की, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि वो कहता है जी कि इसके बाद when fair value model is selected, then change from change in method cannot be made unless it is appropriate to change। ये बड़ा जरूरी वर्ड है। देखिए पहले वो कहता है कि जब फेयर वैल्यू मॉडल सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद फिर इसको दोबारा से आप चेंज नहीं कर सकते जब तक कि चेंज अप्रोप्रिएट ना हो। तो ये तो मॉडल की बात हो रही है, तो ये चीज याद रखिए कि कॉस्ट से आप फेयर वैल्यू में जा सकते हो, लेकिन फेयर वैल्यू से कॉस्ट में जाने के लिए कोई भी आपके पास बेसिस नहीं होती कि मैं क्यों कॉस्ट फेयर वैल्यू से कॉस्ट में जा रहा हूं। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि कॉस्ट से फेयर वैल्यू में आप मूव कर सकते हो, लेकिन फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे मूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल हम डिस्कस कर चुके। अब ये आपके सामने एक एग्जांपल नजर आ रही है, ठीक है, छोटी सी एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन 10। इसको जरा देखिएगा, मैं रीड कर रहा हूं। ऑन 1st January year 1 entity purchased a building for its investment potential। ये वर्ड जो लिखा हुआ है इसने, इसको मैं enlarge कर दूं, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। दिस वन, ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं आपके लिए, दिस वन, ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, यानी मीन कि ये बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ली जा रही है, चाहे वो कैपिटल अप्रिसिएशन हो या फिर वो रेंटल पर्पसेस को, या IS 40 में फॉल कर रहा है। बिल्डिंग कॉस्ट 1 million विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ₹10,000। बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो आपकी 1 million है और उस पर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही है वो 10,000 है। तो बताइए एसेट किस वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा इनिशियली, क्या 1 million पे, या ये 10,000 भी उसमें ऐड होगा? ऐड होगा सर उसमें। ऐड होगा सर। ऐड होगा, क्यों? क्योंकि जो भी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट में वो सारी कमीशन और लीगल फी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इनिशियली ये रिकॉर्ड होगा 1 million प्लस 10,000। आगे लिखते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एट दिस डेट वाज 3 million। यानी जिस डेट को आप एक्वायर कर रहे हो उस वक्त तक जो है ये बिल्डिंग 3 लाख तक डेप्रिसिएट हो चुकी है। प्रॉपर्टी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 इयर्स, ठीक है, और उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 50। तो ये हम इसको ये कहते हैं कि ये जो 300,000 अमाउंट है, ये उसने हिंट दिया है, ठीक है, ये 50 साल में डेप्रिसिएट होगी, कोई रेजिडल वैल्यू नहीं दी हुई इसमें, ठीक है। ये 50 साल में हमारी डेप्रिसिएट होगी। तो यहां से हम पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। 300,000 को 50 पे डिवाइड करेंगे, जो भी अमाउंट आएगी वो अभी कैलकुलेट करेंगे, वो हमारी कहलाएगी डेप्रिसिएशन। एट द एंड ऑफ ईयर व्हेन द प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू हैज राइजन टू 1.3 million, यानी एक साल के बाद जब साल खत्म हुआ पहला साल, तो उस वक्त बिल्डिंग की वैल्यू बढ़कर 1.3 मिलियन हो गई। सर इसको दोनों मॉडल में डिस्कस करेंगे, इसमें जो सॉल्यूशन में भी दोनों किए हुए हैं। तो हम इसको, मैं लिख रहा हूं इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 432, पेज नंबर 432 आई कैप स्टडी टेक्स्ट। ये वो स्टडी टेक्स्ट जो 2021 वाला। मैं यहां लिख रहा हूं इफ द कंपनी इज यूजिंग कॉस्ट मॉडल। तो हम क्या करेंगे कॉस्ट मॉडल में, ठीक है, सबसे पहले तो इनिशियल कॉस्ट निकालनी है। इनिशियल कॉस्ट कितनी है? इसमें दो चीजें आएंगी, एक परचेज कॉस्ट, हमने ये एसेट बाय किया 1 मिलियन में, ये 1 मिलियन में, ठीक है, और इस पे हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई थी 10,000। ये आप क्वेश्चन में नजर आ रहा है, दिस इज द 10,000
दिस इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये प्लस हो जाएगी। तो ये मेरी इनिशियल कॉस्ट आ गई 10,000 सॉरी, इसको प्लस किया, ये मेरी इनिशियल कॉस्ट है। अब साल के एंड पे क्या करना है, एंड ऑफ ईयर, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालूंगा मैं, और डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी वो भी मैंने आपको समझाया कि ये उसने हिंट दिया, उस तरह देने की बजाय रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई, सीधा 3 लाख को आप डिवाइड कर दो 50 पे, तो ये मेरी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1 साल की। सो इसको अगर कैलकुलेट करें 300,000 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि ये 50 कौन सी ये लाइफ दी हुई है 50 इयर्स, तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन 6,000 आ गई। अब इसमें से ये अमाउंट को लेस कर दें, तो दिस इज द कैरिंग वैल्यू, और चूंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, इसको कुछ भी नहीं करना, यही आंसर आ गया। ठीक है जी, ये मेरा फाइनल आंसर कॉस्ट मॉडल में। अच्छा, ये कुछ सेकंड्स के बाद ये ड्रॉप हो जाएगी आपकी क्या नाम है मीटिंग, उसके बाद मैं रीज्वाइन करूंगा, आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। 10,04,000 आ जाएगी ये कॉस्ट मॉडल में। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सट्रैक्ट ऑफ एसओसीआई में क्या क्या आएगा, तो डेप्रिसिएशन आएगी बस। एसओसीआई जी बताइएगा क्या आएगा। तो डेप्रिसिएशन आएगी बस। Yes, only depreciation. And that depreciation expense will be 6,000, और इसको बेशक माइनस में लिख देते हैं 6,000, ठीक है। और जब मैं बनाऊंगा एक्सट्रैक्ट